आज के टॉपिक में रॉबर्ट के मर्टन को देखेंगे। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका जो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है, उसको एक एक करके हम देखेंगे। जैसे पहले देखेंगे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है। ठीक है, ये भविष्यवाणी क्या है इनका। ये कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में पहले कोई चीज़ें हमारी झूठी होती हैं, फॉल्स होती हैं, लेकिन बाद में वो हमारी सत्य हो जाती है। उसको डिटेल में देखेंगे। सेकेंड है सेल्फ डिफेटिंग प्रोफेसी। ये जो भविष्यवाणी है, इसमें ये कहते हैं कि पहले कोई चीजें सत्य रहती हैं, लेकिन कुछ कारणवश बाद में वो हमारा झूठी हो जाती हैं। ठीक है, फिर देखेंगे मर्टन्स स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेवियांस एंड एनोमी। ठीक है, इसमें यह है कि जो हमारे दरखाइम साहब हैं, है ना, दरखाइम का जो एनोमी है, एनोमी का मतलब नॉर्मलेसनेस, मतलब नियमहीनता, है ना। तो उसको इन्होंने और सही से डिफाइन किया है एज ए गैप, कि जो हमारा मीन्स और जो गोल है उसमें क्या गैप आ जाता है। उस तरीके से इसको हम समझेंगे डिटेल में। फिर देखेंगे मोड ऑफ एडाप्टेशन, यानी कि जो डिवियांस एंड एनोमीज आते हैं, है ना, तो उसमें फिर क्या होता है कि कैसे उस गैप को फिलअप करें, कैसे उस गैप को रिड्यूस करें, है ना। तो उसके लिए हमें मोड ऑफ एडाप्टेशन लेके आना पड़ता है। और वो मोड ऑफ एडाप्टेशन होते हैं, वो उन्होंने 5 तरह के दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा कन्फॉर्मिटी होता है, अनुरूपता, इनोवेशन, नवाचार, रिचुअलिज्म, अनुष्ठानवाद, रिट्रीटिज्म यानी कि पलायनवाद, और रिबेलियन यानी कि विद्रोह विद्रोह। तो इन सबों को एक बाई एक 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 करके हम समझेंगे। फिर देखेंगे हम फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किनका है? रेडक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो दिए थे ब्राउन साहब, उसको इन्होंने किस तरीके से समझाया है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रोल मॉडल क्या है ना, रेफरेंस ग्रुप क्या है, मिडिल रेंज थियरी की है क्या है आपका, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन क्या है, प्रकट और अप्रकट कार्य क्या है आपका, डिसफंक्शन क्या होते हैं, है ना, अपकार्य क्या होते हैं, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे मर्टन का कंसेप्ट और पार्सन्स के जो कंसेप्ट है उनको। ठीक है, ये जो हमारा क्लास रहेगी, लेक्चर क्लास रहेगा, ये हमारा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में होगा, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में। मैं आपको यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित जो भी एग्जाम है, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर, एलटी ग्रेड जो जॉब होती है उसके लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट में जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत आपका ये वीडियो हेल्प करेगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रॉबर्ट के मर्टन, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रॉबर्ट के मर्टन क्या है? ये 1910 में जन्मे और 2003 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, ओके। ये हमारे अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के हमारे समाजशास्त्री हैं ये। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूटर रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, किसने दिया था? हम देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन का कंसेप्ट था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी है, एज एन ए ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करती है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है एक फंक्शन। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। वो क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। फंक्शन क्यों करता है? टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड कंटिन्यूटी, यानी कि जो समाज की स्थिरता है और निरंतरता है, उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर काम करता है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है ना, उसको भी बताऊंगा मैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये रिडिफाइन किए, यानी कि फिर से उसको सुधारा इन्होंने। जो क्लासिकल फंक्शनलिज्म था, ये देखिए क्लासिकल फंक्शनलिज्म, या आप इसको ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म बोलेंगे, ये जो है, ये क्लासिकल फंक्शनलिज्म, ये कौन दिए थे? दरखैम साहब। जो दुर्खिम है, इन्होंने हमारे क्लासिकल फंक्शनलिज्म दिए थे। इसको इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि एम्पिरिकल बनाया, ठीक है, एनालिटिकल बनाया, और रियलिस्टिक बना दिए इन्होंने। ठीक है, कैसे? थ्रू मिडिल रेंज थ्योरी। जो मध्य जो मिडिल रेंज थ्योरी का मतलब होता है कि जो मध्य स्तर का सिद्धांत है, उसके द्वारा इन्होंने उसको वैज्ञानिक, व्यवहारिक और अनुभवजन्य बना दिया। ठीक है, इसको क्लासिकल फंक्शनलिज्म को इन्होंने इस इन तीनों की सहायता से इनको मॉडर्न बना दिया। जैसे कैसे देखेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि हमारा ये क्लासिकल फंक्शनलिज्म है। ये क्लासिकल फंक्शनलिज्म किसका है? ये दरकिम साहब का।
दरकिम साहब का क्लासिकल फंक्शनलिज्म है। इसको इन्होंने क्या किया, किसने, ये जो कंसेप्ट दिया, ये हमारा मर्टन साहब। ये मर्टन का है। इन्होंने क्या किया कि रियलिस्टिक हमारा इन्होंने उसको बनाया। कैसे? जैसे हमारा डीप फंक्शनल जो होता है, 1 मिनट, इस फंक्शन से, है ना? मिडिल रेंज थ्योरी उससे, ठीक है? और जो हमारा लेटेंट फंक्शन है उसके थ्रू, यानी कि क्लासिकल जो फंक्शनलिज्म दरखाइम का था, दुर्खिम का, उसको इन्होंने डीप फंक्शन एक कंसेप्ट लेके आए, ठीक है? मिडिल रेंज थ्योरी लेके आए, मध्य स्तर का जो सिद्धांत था, और मैनिफेस्ट और लेटेंट जो फंक्शन इन्होंने मर्टन साहब ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये जब दोनों मिल गए, जब ये दोनों जुड़े, तब हमारे क्या बने, हमारे मॉडर्नाइज फंक्शनलिज्म। अभी का जो हम फंक्शनलिज्म देखते हैं वो हमारा अभी हो गया, यानी कि यथार्थवादी फंक्शनलिज्म, ठीक है? और इसने क्या किया कि जो हमारा सोशोलॉजी था, पहले का सोशियोलॉजी, उसको हमारा साइंटिफिक और रिलेवेंट बना दिया, ठीक है? अब हमारा वैज्ञानिक स्तर पे और इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, ठीक है? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। क्लासिकल था, ठीक है, उसको मॉडर्न बनाया। कैसे बनाया? इन तीनों की सहायता से, ठीक है? ओके, आगे देखेंगे। जब आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जो मेंस पेपर होगा, उसमें यदि आर के मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कंक्लूड कैसे करेंगे आप? कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष में लिखेंगे आप कि मर्टन मॉडर्नाइज्ड फंक्शनलिज्म बाय, किससे? बाय इंट्रोड्यूसिंग रियलिस्टिक concepts such as deep function, middle range theory, manifest and latent function, making sociology more scientific and relevant। जो आपको इधर ऊपर, जो मैंने आपको प्लस करके समझाया, क्लासिकल प्लस जो हमारे मॉडर्न के जो कंसेप्ट थे, इक्वल टू हमारे बना, इक्वल टू हमारा ये बना मॉडर्न नाइस फंक्शन, इसी को मैंने इसमें आपको कर दिया है। तो इसको समझने के लिए आपको कंक्लूजन में, इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है? ही इज बेस्ट नोन फॉर मिडिल रेंज थ्योरी, ठीक है? मिडिल रेंज थ्योरी, ठीक है? ये जो मिडिल रेंज थ्योरी है, उसके लिए मतलब मध्य स्तर का सिद्धांत, उसके लिए बहुत जाने जाते हैं ये। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, प्रकट और प्रकट कार्य के लिए जाने जाते हैं। और हमारे क्या होता है, एनोमिक, एनोमिक एंड जो डिवियंस थ्योरी है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। विचलन, विचलन जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं इनका कंसेप्ट क्या है। ओके, सबसे पहले देखेंगे इनका कंसेप्ट, मिडल रेंज थ्योरी है क्या, मध्य स्तर का क्या सिद्धांत है। देखिए, मर्टन जो है ना, आर्ग्यू करते हैं दैट सोशियोलॉजी शुड डेवलप थ्योरी दैट लाई बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट ग्रैंड थियरीज और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? यानी कि मर्टन का ये कहते हैं कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट ग्रैंड थियरी दिए थे, किन कौन दिया था, पार्सन ने दिए थे। हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनटेंजिबल, अमूर्त, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो फिजिकल नहीं होता है। जैसे हमारे कोई कंसेप्ट हो गया, कोई कंसेप्ट दिया है, आप छू पाएंगे क्या, नहीं छू सकते हैं, ठीक है? भावनाएं हो गई, ठीक है, कोई फीलिंग हो गया, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो कोई भी सोशोलॉजी के बारे में मान लीजिए कोई लिख के दे दिया है, आप उसको बस पढ़ पा रहे हैं, उसको छू नहीं पा रहे हैं। तो पार्सन साहब ने हमारा सोशोलॉजी को क्या किए थे, एब्स्ट्रैक्ट ग्रांड थ्योरी दिया था उन्होंने, ठीक है? और कुछ जो सोशोलॉजिस्ट बने, ठीक है, उसमें देखेंगे कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब फैक्ट हो गया, डाटा हो गए, उसका प्रूफ हो गया, ठीक है? जैसे 2+2=4 होता है, ठीक है? तो ये सब हमारा एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है? जैसे इमाइल दरखैम तो चले, उसके बाद आप देखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन का, एम्पेरिकल वाले ये लोग थे। तो ये सब, इन दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं, है ना? और ये बीच का रास्ता ही हमारा क्या होगा, मिडिल रेंज थ्योरी। ये कहे कि ना तो ज़्यादा हम टेंजिबल की तरफ जाएँगे और ना ज़्यादा इनटेंजिबल की तरफ जाएँगे, ना मूर्त के साइड ज़्यादा जाएँगे, ना अमूर्त के साइड। हम क्या करेंगे कि बीच का एक रास्ता निकालेंगे, और वही आपका मिडिल रेंज थ्योरी बन गया। अब जो ये बीच का रास्ता निकला है, मिडिल रेंज थ्योरी, ऊपर हमारा ग्रांड थ्योरी और नीचे हमारा एम्पिरिकल, बीच में जो निकला है हमारा मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल मतलब मिड में रहेगा, बीच में रहेगा। ये बीच का रास्ता कैसे मिलेगा आपको, ठीक है? ये जो सोशियोलॉजिकल थॉट है और जो अभी ये है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ये बीच का कैसे निकलेगा, इसको देखेंगे। इन्होंने कहा कि इसको हम डेवियंस थ्योरी या एनोमिक जो थ्योरी है उससे हम करेंगे, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी उससे निकालेंगे, और जो रोल मॉडल और सेट थ्योरी है हम उससे करेंगे। और ये तीनों जो हैं, है ना, यही अप्रोच क्या किया कि जो गैप था ना, जो दिनों में,
दोनों में एब्स्ट्रैक्ट ग्रांड थ्योरी और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में जो गैप था उसको इन्होंने क्या किया, कम किया, और इन्होंने उसको सोशियोलॉजी को मोर साइंटिफिक बना दिया। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे कि हमारा एनोमी एंड डेवियंस थ्योरी है क्या। आई होप आप इसको मिडिल लेंथ थ्योरी समझ में आ गया होगा। बीच में रखना है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो छू नहीं सकते, एम्पेरिकल जो फैक्ट के अनुसार हम समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच का थ्योरी। ओके, अब देखेंगे एनोमी, ठीक है, एंड डेवियंस थ्योरी है क्या। यानी कि एनोमी मतलब क्या होता है, दुर्खिम साहब बोलते हैं कि जो एनोमी है उसका मतलब होता है नॉर्मलेसनेस, यानी कि नियमों की कमी। ठीक है, डेवियंस मतलब डेविएट हो जाना, विचलन हो जाना। ठीक है, इसको मर्टन क्या करते हैं कि रिडिफाइन करते हैं किसको, दुर्खिम का जो एनोमी है ना, दुर्खिम का जो नॉर्मलेसनेस से जो कंसेप्ट दिया था दुर्खिम साहब ने, उसको इन्होंने रीडिफाइन किया है कैसे, एज ए गैप। एज ए गैप, गैप कहाँ, बिटवीन, दो के बीच में, किसके बीच में, एक हमारा गोल हो गया, ठीक है, और एक हमारा मीन्स हो गया, एक हमारा लक्ष्य हो गया और एक हमारा साधन हो गया। जब लक्ष्य और उसको पाने के साधन के बीच में कोई गैप हो जाता है, उसको मर्टन ने क्या कहा, उस गैप को उन्होंने दुर्खिम का जो एनोमी है उसको गैप की तरह समझाया। ठीक है, एनोमी तब उत्पन्न होती है जब समाज के लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के साधनों में असंतुलन हो। ठीक है, डिसजंक्शन हो या गैप हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा कमाना है, मनी कमाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, और आपके पास कोई जॉब नहीं है। ठीक है, जॉब मतलब साधन हो गया। ठीक है, आपको लीगली कोई आपको साधन नहीं मिला है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि कुछ उस धन को कमाने के लिए कुछ अपने तरीके से इनोवेशन करेंगे, नवाचार लेके आएंगे। नवाचार में क्या हो सकता है, नवाचार में मान लीजिए कि आप चोरी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि यही है, ये जो चीजें हो गई, यही हमारा एनोमी बन गई। ठीक है, जब गैप, डिसजंक्शन, असंतुलन जब बिटवीन गोल और मीन्स में होता है, तब व्यक्ति अलग अलग तरीके से खुद को एडॉप्ट, अनुकूल करता है। यानी कि उसको पैसा कमाना है और नहीं हो पा रहा है, तो एनवायरमेंट में, सोसाइटी में उसको जीना पड़ेगा। तो उस जीने के लिए उसको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। तो कैसे अडॉप्ट करेगा, उसको इन्होंने, बर्टन साहब ने डिफाइन किया है कैसे, मोड ऑफ एडाप्टेशन। और जो मोड ऑफ एडाप्टेशन है, अनुकूलन के प्रकार, ये 5 तरह के अनुकूलन के प्रकार दिए हैं। ठीक है, कैसे, देखते हैं। पहले देखेंगे हम कॉन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी मतलब अनुरूपता है क्या। इसमें ये समझाते हैं कि जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है बोथ कल्चरल गोल्स और मीन्स, है ना, जो गोल है, जो लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के साधन है, उन दोनों को जो स्वीकार कर लेता है, वो हमारा कन्फॉर्मिटी कहलाता है। जैसे आईएएस बनने का लक्ष्य आपके पास है, आईएएस बनने का लक्ष्य है, तो आपका गोल हो गया। ठीक है, और ईमानदारी से पढ़ाई, क्योंकि आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ाई ही करना पड़ेगा, है ना, तो वो आपका मीन्स हो गया। तो जब ये दोनों आप अपना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप आईएएस बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका गोल हो गया, लेकिन उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, जो एग्जाम है, उसको ढंग से आपको पढ़ के क्लियर करना पड़ेगा, तो आपका वो मीन्स होगा। ठीक है, और ये जो है मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन है, यही है कि जो आपका लक्ष्य है उसके अनुसार काम कीजिए, तो आपको मिल जाएगी। तो ये मोड ऑफ एडेप्टेशन में हमारा कन्फॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मोड ऑफ एडेप्टेशन से हम देखते हैं कि यूजीसी नेट में और यूपीपीसीएस जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दूसरा देखेंगे हम, इनोवेशन। नवाचार क्या होता है, इनोवेशन है, इसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल है ना, वो गोल जो है, लक्ष्य तो डिटरमाइन कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हमें करना है, लेकिन जो मीन्स है उसको स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। जैसे मनी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, लेकिन साधन आपके पास लीगल नहीं है, आप जिस तरीके से ईमानदारी से कमाना चाहिए आप नहीं कमा रहे हैं, वो साधन वही होना चाहिए। क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि एंड मैटर नहीं करता है, आपका मीन्स क्या है वो मैटर करता है। ठीक है, गांधी जी को अलग समझेंगे। ओके, तो मीन्स इनका, इन्होंने अच्छा नहीं स्वीकार किया, गलत। जैसे इन्होंने चोरी और घूस किया, तो जब चोरी और घूस करेंगे ये, ठीक है, एनोमी लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा इनोवेशन जो इनका था, एडाप्टेशन, जो नया कुछ कर रहे हैं आप, वो हमारा क्राइम एक्सप्लेनेशन थियरी में आएगा। ये पूछता है कि जो आर के मर्टन का जो इनोवेशन एडाप्टेशन है, वो हमारा क्या है। तो आप उसमें जो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, उसमें क्राइम एक्सप्लेनेशन थ्योरी में आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे, रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म है क्या। देखिए, रिचुअलिज्म में क्या है ना, इंडिविजुअल रिजेक्ट करता है गोल,
ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करता है मीन्स साधन को स्वीकार करता है लेकिन गोल को रिजेक्ट करता है। जैसे आप आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो मंदिर क्यों जाते हैं? हो सकता है कि आपके पास ये रहा है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, ठीक है, मूर्ति में नहीं, साक्षात आपको भगवान दर्शन दे। लेकिन कई बार गए हैं आप, तो भगवान आपको सच्चा दर्शन नहीं दिए हैं। तो कुछ समय के बाद क्या है कि आप उस गोल को भूल गए हैं। भगवान हमको दर्शन न दें, लेकिन मैं मंदिर जाऊँगा। तो जो मंदिर आप जा रहे हैं डेली, ठीक है, वो आपका मीन्स हो गया। भगवान दिखाई पड़े या ना पड़े, वो आपका गोल खत्म हो गया है, ठीक है? तो वो हमारा रिचुअलिज़्म में आ जाएगा, अनुष्ठानवाद में आ जाएगा हमारा। व्यक्ति लक्ष्य छोड़ देता है, लेकिन नियमों का पालन करता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि प्रमोशन की उम्मीद छोड़ना, कि भैया हम डेली ऑफ़िस जाएँगे, हमें प्रमोशन मिले या ना मिले। तो जो डेली ऑफ़िस जाना वो आपका मीन्स हो गया, अब जा रहे हैं, गोल को आप रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट वन है रिट्रीटिज़्म। तो जो हमारा रिट्रीटिज़्म क्या होता है कि प्लायनवाद होता है ना? ये जो प्लायनवाद का मतलब क्या होता है? प्लायन मतलब एक जगह दूसरी जगह चले जाना, ठीक है ना? ओके। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो है, जो व्यक्ति है, वो रिजेक्ट करता है क्या? दोनों को, ठीक है? क्या लक्ष्य है और क्या उसके साधन, उन दोनों को क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। यानी कि व्यक्ति लक्ष्य और साधन दोनों को छोड़ देता है। जैसे कोई आदमी घर छोड़ के चला गया, ठीक है? होमलेस व्यक्ति बन गया है वो, जंगल में चला गया, है ना? उसके पास ना तो कोई गोल है, ना ही कोई साधन है, जी रहा है अपनी लाइफ। नशेड़ी, नशा कर लिया, अब उसको ना तो घर जाना है, गोल है नहीं, ठीक है? और कैसे जाएगा? उसके पास वो साधन भी नहीं है। भिखारी, आप देखते हैं। तो ये जो हमारे हैं, ये सब हमारा किसमें आएँगे? रिट्रीट जो है, प्लायनवाद में हमारे आएँगे, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा कि सोशल विथड्रॉल, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव आएँगे, तो ये जो हमारा रिट्रीटिज़्म जो आएगा, ये हमारा किसमें आएगा? सोशल विथड्रॉल में आएगा, ठीक है? ओके। लास्ट एंड फिफ्थ वन जो है इनका रिबेलियन। रिबेलियन यानी कि विद्रोह। विद्रोह में क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? आप सोचिए कि विद्रोह क्यों होता है? विद्रोह तब होता है कि जब हमारे उस समय के जो लक्ष्य रहे हैं और जो साधन रहे हैं, है ना? उस दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं आदमी और जो नया गोल और नया साधन अपना लेते हैं, ठीक है? तब हमारा विद्रोह होता है, ठीक है? पुराने लक्ष्य और साधन ठुकराकर नए लक्ष्य और साधन अपनाता है। जैसे अभी क्या है कि कार्ल मार्क्स हमने पढ़ा था। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि एक समय आएगा कि जो हमारा कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो खत्म हो जाएगा और खत्म होगा तो क्या आएगा? सोशलिज्म। और जब सोशलिज्म खत्म होगा तो क्या आएगा? कम्युनिज्म, है ना? इन्होंने बताया था। तो एग्जाम्पल है कि सोशलिस्ट जो है आइडियोलॉजी रिप्लेसिंग कैपिटलिज्म, ठीक है? यानी कि जो कैपिटलिज्म उस है अभी का कैपिटलिज्म, तो उसका गोल और मीन्स अलग-अलग है, लक्ष्य और साधन अलग है। लेकिन जब सोशलिस्ट आएगा, सोशलिज्म जब आएगा, तो उसके गोल और मीन्स अलग-अलग हो जाएँगे। कैपिटलिज्म में क्या होता है? पूंजीवाद हो गई, ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है? साधन क्या हो जाएगा कि आपको कंपनी लगा लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, तो कैपिटलिज्म का वो गोल पैसा कमाना और प्रोडक्शन हो गया मीन्स। सोशलिज्म में क्या आ जाएगा कि भैया ऐसा है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबको समान देना है ना? सबको समान भावना से देखना भी है ना? और प्रोडक्शन नहीं, शेयरिंग करना है हमें, ओके, ठीक है। जैसे हमारा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये भी आप देखेंगे कि हमारे देश में जो रिवोल्यूशन हुए, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो भी हमारा रिबेलियन था, ठीक है। अभी जो मोड ऑफ एडाप्टेशन है, इसको क्या है ना कि आप ये जो इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और नीट के लिए, इसका मैं समरी दे दिया हूँ। आप इस चीज़ को आप लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। कैसे? देखिए, कन्फर्मिटी, ठीक है? इसको मैंने आपको हिंदी में सब समझाया है, अब टाइम ज़्यादा इसमें नहीं लगाएँगे ट्रांसलेट करने में। मोड ऑफ एडाप्टेशन है हमारा कन्फर्मिटी, इसमें गोल और मीन ये दोनों स्वीकार हो रहा है, ठीक है? गुड। इनोवेशन में हमारा गोल तो है कि पैसा कमाना है, लेकिन मीन्स गलत है। मीन्स जो लीगल है उसको हम रिजेक्ट कर दिए हैं। रिचुअलिज़्म में क्या है कि हमारा ये जो गोल है, ये रिजेक्ट कर दिए और जो मीन है उसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है? मंदिर जाना है, भगवान मिले या ना मिले, ठीक है? हमारा रिट्रीट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या है कि गोल और मीन्स दोनों को हम कैंसल कर देंगे, ठीक है? रिबेलियन का है क्या है कि इसमें देखिए रिबेलियन में इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे देखेंगे आपको माइंड में फिगर बन जाएगा इसका। रिबेलियन में क्या है कि जो हमारे ओल्ड हैं, ये ओल्ड गोल और मीन्स दोनों को रिजेक्ट है, ठीक है? लेकिन जो न्यू बनेगा वो दोनों गोल और मीन्स एक्सेप्टेड है, ठीक है? इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, ठीक है? अब इसमें देखेंगे रिफरेंस ग्रुप थ्योरी क्या है ना? रिफरेंस ग्रुप थ्योरी का मतलब ये होता है
कि व्यक्ति अपने व्यवहार की तुलना जिस समूह से करता है, वही समूह, वही रेफरेंस ग्रुप होता है। जैसे अ रेफरेंस ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट इंडिविजुअल यूज़ एज़ अ स्टैंडर्ड फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड बिहेवियर। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है ना? तो बीएचईएल में गए, चाहे किसी भी पीएसयू में गए, आप देखेंगे इंजीनियर कैसे काम करते हैं। तो आपको इंजीनियर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इंजीनियर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। इंजीनियर ने कैसे पढ़ाई किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके पढ़ा, ठीक है? फिर उसने जेईई का एग्ज़ाम दिया, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया, उसको क्वालीफाई किया, मेंस दिया, फिर उसको आईआईटी मिला या मान लीजिए कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, वहाँ से गया। फिर उसके बाद जितने 70 सब्जेक्ट होते हैं, उसको उसने पढ़ा, असाइनमेंट किया, प्रोजेक्ट बनाया, तब उसको डिग्री मिली। तब उसके बाद उसने किसी कंपनी में पीएसयू में अप्लाई किया, तब वो काम कर रहा है ना। तो आप यदि उसको बना के जो इंजीनियर से उसको रेफरेंस आप बना लिए हैं, तो उसके जो कार्य हैं, जो प्रोसेस है, उसको देखते हुए आप उसका अनुपालन किए, तब आप बन गए। तो वही आपका रेफरेंस ग्रुप होता है, ठीक है? तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इस तरह से समझेंगे, ठीक है? एक होता है हमारा आर के मर्टन हमारा समझाते हैं कि रूल सेट क्या है, भूमिका समुच्चय क्या है। ये कहते हैं कि a rule set refers to multiple social role associated with a single social status। यानी कि एक व्यक्ति एक ही स्टेटस से जुड़ी कई भूमिकाएं निभाता है, ठीक है? यानी एक व्यक्ति है, उसका स्टेटस एक ही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई भूमिकाएं निभाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अध्यापक हो गया, टीचर हो गया। टीचर है वो, स्कूल में पढ़ाता है वो, लेकिन वो टीचर स्टूडेंट के लिए क्या है? अध्यापक, टीचर। लेकिन उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उसके लिए वो टीचर क्या है? एज ए एम्प्लॉय, वो सिर्फ एक कर्मचारी है, ठीक है? लेकिन जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए वो टीचर किस तरह काम करता है? एज ए गाइड। गाइड करता है कि आपका बच्चा फिजिक्स में स्ट्रांग है, बायोलॉजी में स्ट्रांग है, मैथ में स्ट्रांग है, ज्योग्राफी में कमजोर है, तो वो बताते हैं टीचर। तो गाइड करते हैं कि बच्चों को कहाँ फोकस करना है, ठीक है? तो यानी कि टीचर एक है, स्टूडेंट के लिए कुछ अलग रोल हो गया, प्रिंसिपल के लिए अलग रोल हो गया, और जो पेरेंट्स आते हैं उनके लिए अलग रोल हो गया, ठीक है? यहाँ पे इसको आप जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है और रोल सेट है, वो एक नहीं है, अलग-अलग है। ठीक है? समझिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन क्या है। मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्ट प्रकट, और लेटेंट मतलब छुपा हुआ। जैसे आप 9th 8th 9th में पढ़ते हैं लेटेंट हीट, स्टीम का, वाष्प का लेटेंट हीट जो छुपा हुआ है। अब वाष्प बन रहा है, ठीक है? जैसे हमारा कुकर खोले आप, वाष्प आपको तो पता नहीं कितनी गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप खोलेंगे तो गर्म निकलेगा, तो जला देगा आपको। जैसे रोटी सेक रहे हैं आप, तो उसमें से जो स्टीम निकल जाती है, भाप, वो जला देती है, तो वो लेटेंट हीट हो जो छुपा हुआ ऊष्मा होती है ना। उसी प्रकार ये भी है कि मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन क्या होता है। मैनिफेस्ट क्या होता है? एक हमारा इंटेंडेड होता है, यानी कि जानबूझकर। रिकॉग्नाइज्ड कंसिक्वेंसेस होता है, इसके स्पष्ट परिणाम होते हैं, ठीक है? और हमारे क्या होता है ये हमारा कॉन्सियस होता है, यानी कि जागरूक होता है आदमी उसके बारे में। लेटेंट में क्या होता है? अनइंटेंडेड होता है, अनजाने में कोई काम हो गई। जैसे ब्रिटिशर्स आए, एक्सप्लॉइट तो किए इंडिया को, लेकिन अनजाने में इन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइज कर दिया, रेलवे लेके आ गए, पोस्टल पोस्ट ऑफिस लेके आ गए, ठीक है? इंडस्ट्री लेके आ गए, तो अनजाने में किए। तो वो लेटेंट उनका फंक्शन था, है ना? और यहाँ का प्रॉपर्टी वो लूटे, यहाँ की जो इकोनॉमी को डाउन किए, है ना? यहाँ का हैंडीक्राफ्ट डाउन किए, वो उनका मैनिफेस्ट था, है ना? और लेकिन कंपनी यहाँ पे रेलवे लेके आ गए, बिल्डिंग बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, वो उनका लेटेंट फंक्शन था। वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये क्या होता है? अनइंटेंडेड, अनजाने, और अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि छुपे हुए परिणाम, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए खेलना है, आप अपने अपने को खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि खेलेंगे तो फिजिकली हम स्ट्रांग बनेंगे, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। ये तो आपका मैनिफेस्ट हो गया ना, ठीक है? कि आप जानबूझ के, आपको पता है कि आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, है ना? ठीक है, ये तो आपका मैनिफेस्ट हो गया। लेटेंट है उसमें, आप खेलेंगे तो सही, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप जब खेलेंगे तो कई प्लेयर के साथ खेलेंगे आप, तो उनसे आपका एक सोशल रिलेशन बनेगा, है ना? एक लिंक बनेगा, और वो लिंक कहीं न कहीं आपका हेल्प करेगा वो। तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेटेंट फंक्शन हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। तो मैनिफेस्ट क्या होता है कि प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल। मान लीजिए कि दूसरा एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपको जॉब करना है, ठीक है? तो आपको जॉब करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पढ़ाई करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। तो आप मान लीजिए कि आप दिमाग बना लिए कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है, एम बन गया है आपका, मैनिफेस्ट हो गया वो, इरादा है आपका डॉक्टर बनने का, है ना? और उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको पढ़ाई करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे।
तो स्पष्ट परिणाम निकल जाएगा जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और डॉक्टरी में आप चले गए और डॉक्टर बन गए तो स्पष्ट परिणाम निकल गया। आपका इरादा भी था और आपने उस पे काम किया। लेकिन आप क्या है कि जब डॉक्टर बनेंगे आप, तो उसमें कोचिंग लेंगे आप, है ना? क्लास करेंगे आप, बुकों से दोस्ती करेंगे आप, आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, तो वो हमारा सोशल नेटवर्क हो गया, है ना? और इसीलिए देखते हैं कि कुछ लोग जॉब ये भी है कि कुछ लोग जॉब के इंतज़ार में गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में एज निकल जाती है ना? तो वो तो जॉब का इंतज़ार करते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन वो भी भूले हैं। लेकिन जॉब का इंतज़ार करने में एज निकलती है तो वो डिले इन मैरिज, शादियाँ देर से होती हैं। तो 3-4 एग्ज़ाम्पल दिया हूँ मैं आपको, आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, हम देखेंगे डिसफंक्शन क्या है, अपकार्य क्या है, दुष्क्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है? उसमें क्या है कि जो आपका डिसफंक्शन होता है, ये डिसफंक्शन क्या होता है कि नेगेटिव consequences होते हैं ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट डिस्टर्ब सोशल स्टेबिलिटी। देखिए डिसफंक्शन हो गया, एक हमारा फंक्शन होता है, एक हमारा डिसफंक्शन हो गया। फंक्शन का अपोजिट डिसफंक्शन, ठीक है? तो यानी कि डिसफंक्शन तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। जैसे ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, नौकरशाही, है ना? तो उसका फंक्शन क्या है? ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का फंक्शन है एफिशिएंसी, यानी कि जो प्रशासनिक दक्षता है उसको बढ़ाना। लेकिन उसका डिसफंक्शन भी है ब्यूरोक्रेसी का, क्या? रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही बहुत है। फाइल बहुत जगह से घुमाना पड़ता है, ठीक है? वहाँ पे आप देखेंगे चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है, तो उस हमारा रेट टेपिज्म है, वो डिसफंक्शन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। रिजिडिटी यानी कि बहुत कठोरता भी है वहाँ पे, है ना? आप मान लीजिए कि कोई भूमि का मामला है, कुछ राजस्व विभाग का, लेखपाल से आप जाएँगे, नायब तहसीलदार के पास जाएँगे, एसडीएम के पास जाएँगे, डीएम के पास जाएँगे, तो थोड़ा-सा रिजिडिटी आ जाती है और उसमें रेट टेपिज्म भी आ जाएगा, ये सब चीज़ें हमारे डिसफंक्शन है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है? अब देखिए हम देखेंगे नेक्स्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है ना? देखिए अब जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है यानी कि स्वयं पूर्ति भविष्यवाणी, इसका हिंदी ये होगा ना, स्वयं पूर्ति भविष्यवाणी या आत्मपूर्ति भविष्यवाणी। ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है इसका जनरल मीनिंग ये होता है कि ऐसी भविष्यवाणी जो किसी व्यक्ति के विश्वास या उम्मीद के कारण सच हो जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस भविष्यवाणी के मुताबिक व्यवहार करता है, जिसकी वजह से परिणाम सामने आ जाता है। ठीक है? ये तो जनरल मीनिंग है। ठीक है? कि जैसा आप सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं, वो परिणाम आपके सामने आ जाता है। ये तो जनरल है। लेकिन इसमें हमारे मर्टन साहब क्या बोलते हैं? हमारे मर्टन अकॉर्डिंग टू मर्टन ये मर्टन साहब बोलते हैं कि जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये हमारा फॉल्स बिलीफ है। ये देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा एफ है, तो एफ से हमारा फॉल्स। ये फॉल्स बिलीफ है। ये झूठा है। दैट बिकम ट्रू जो सत्य हो जाता है बिकॉज़ पीपल एक्ट ऑन इट क्योंकि लोग उस पे काम करते हैं इसलिए। जैसे कोई भी ये हमारा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है, ये गलत धारणा थी, है ना? कोई भी गलत धारणा है जब सब सच मानी जाने लगे, तो वो सच बन जाती है, ठीक है? ये इसको मतलब आर के मार्टन इसको फॉल्स बिलीफ बोलते हैं। जैसे कोई लड़का है, आप उसको मान लीजिए कि वो छात्र पढ़ने में कमज़ोर है, तो छात्र पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसपे क्या करेंगे आप? कम ध्यान देंगे। तो जब उस पे कम ध्यान देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि सच में वो कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि वो कमज़ोर तो था, ठीक है? लेकिन उस पे आप कम ध्यान दिए हैं, तो क्या हो गया? सच में कमज़ोर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो आपका फ़ाल्स बिलीव है, छात्र कमज़ोर है, तो सही में वो कमज़ोर हो गया, ठीक है? तो ये हमारा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया, ओके? अब आप देखेंगे नेक्स्ट सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी क्या होता है? सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी ये है कि इसमें जो है कि यदि कोई चीज़ें सत्य दिखाई पड़ रही हैं, है ना? लेकिन आप ऐसा कुछ करते हैं कि बाद में वो गलत साबित हो जाती है, ठीक है? इट इज़ अ बिलीफ और प्रेडिक्शन भविष्यवाणी दैट इनिशियली सीम्स ट्रू। शुरुआती दौर में सत्य दिखाई पड़ेगी वो, बट पीपल्स एक्शंस बेस्ड ऑन दैट बिलीफ मेक इट फॉल्स। जैसे वह स्थिति है जिसमें कोई भविष्यवाणी या विश्वास पहले सच होता है, लेकिन उसी विश्वास के कारण लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि वह भविष्यवाणी अंततः गलत साबित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए, अगर यह खबर फैल जाए कि बैंक लूट सकता है या बैंक डूब सकता है, ठीक है? कोई बैंक, है ना? वो बैंक डूब जाएगा, तो लोग क्या करते हैं? वो पैसे निकालने लगते हैं, दूसरों को बोलेंगे वो भी जाएगा, पैसे निकालने लगेगा जो कि बैंक डूब नहीं रहा है, आप समझिए। लेकिन वो क्या है कि डूब जाएगा वो, ऐसा बोला गया है, तो पैसा निकालने लगेंगे, तो जो पैसा निकालने लगेंगे, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? वो डूब गया, ठीक है? तो जैसा आप सोचे, वो हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया, ठीक है? लेकिन
यदि आप ये खबर फैल गई है कि बैंक डूब सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को चला पता कि यार ये तो बैंक डूब जाएगा, तो उसने क्या किया कि तुरंत बैंक को बेल आउट कर दिया, यानी कुछ बैंक के लिए नियम बदल देती है, जिससे बैंक नहीं डूबता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ डिफेक्टिंग प्रोफेसी। ठीक है? ओके। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग में और सेल्फ डिफेक्टिंग हमारे में क्या अंतर है? इसका जो नेचर होता है, ये हमारा झूठा विश्वास होता है, ये सत्य हो जाता है सेल्फ में। सेल्फ डिफीटिंग में क्या होता है कि जो सत्य है वो हमारा झूठा हो जाता है। ठीक है? इसमें जो है सेल्फ फुलफिलिंग में जो आप प्रेडिक्शन करते हैं वो हमारा सत्य साबित होता है। ठीक है? इसमें जो है जो प्रेडिक्शन करते हैं आप, वो गलत साबित हो जाता है। ठीक है? समझ में आ गया आपको? जैसे इसमें है, आप प्रेडिक्शन किए हैं कि बैंक डूब जाएगा, तो जब बैंक डूब जाएगा तो कुछ लोगों को चला पता है कि अरे बैंक डूब जाएगा, वो पैसा निकलना शुरू करेंगे। ठीक है? तो कुछ लोग देखेंगे अरे क्यों इतनी भीड़ लगी है, पैसा क्यों लोग निकाल रहे हैं, वही पैसा निकालेगा। ठीक है? तो वो जो कि डूब नहीं रहा था, लेकिन आपके कहने से वो कार्य ऐसा हुआ कि वो डूब गया, तो प्रेडिक्शन फुलफिल हो गया। इसमें क्या है कि अरे बैंक डूब रहा है, अच्छा बैंक डूब रहा है तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले लेगी उसको बचाने के लिए, तो वो हमारा नहीं डूबेगा। तो हम देखेंगे कि सोसाइटी में हमारा सेल्फ डिफीटिंग जो होता है, सोशल रिफॉर्म में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? ओके। एक्शन इफर्ट क्या होता है? ये हमारा जो विश्वास है कंफर्म कर देता है कि भैया है, ये विश्वास तोड़ देता है, कहता है नहीं यार ऐसा विश्वास प्रिवेंट कर देता है। ठीक है? आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब अलग अलग, दूसरे क्या कर सकता है ना? इसका मतलब होता है कि जो हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट, जैसे फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, वो सब सारे फंक्शन है ना, हमारे स्ट्रक्चर है ना, तो वो इस स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे फैमिली, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कंपनी जो भी, कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये सब मिलकर एक सेम फंक्शन करते हैं। जैसे एक ही कार्य को पूरा करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। ठीक है? यानी कि एक काम करना है, एक काम करने के लिए एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोशलाइजेशन होना है, समाजीकरण आपको करना है, तो समाजीकरण करने के लिए वो कौन-कौन कर सकता है? आपको सामाजिकता कौन सिखा सकता है? फैमिली भी सिखा सकती है, स्कूल से भी सीख सकते हैं, कॉलेज से भी सीख सकते हैं, ठीक है? किसी रैली में जाएँगे तो वहाँ भी सीख सकते हैं आप। तो ये सब जो हमारा एक कार्य है, सोशलाइज़ेशन या समाजीकरण, उसको कौन-कौन पूरा कर सकता है भाई? अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं उसके? उसके फैमिली भी होगा, स्कूल भी होगा, इंस्टीट्यूशन भी होगी, कंपनी भी होगी, ये सब हमारे सोशलाइज़ेशन लेके आ जाते हैं, ठीक है? दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारा कंपेनियनशिप है, यानी कि साथ हो गया, संगति हो गई या भाईचारा, ये कहाँ से मिल जाएगा? ये जो हमारा कंपेनियनशिप है, संगति, वो साथ कैसे मिल जाएगा? अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसको साथ चाहिए, शादी करा दीजिए, उसका एक साथ मिल जाएगा। किसी आप देखेंगे कि कोई किसी को कुत्ते पालने का शौक है, तो किस लिए पाल रहा है वो? क्योंकि वो उसको कंपेनियन चाहिए भाई, उसको कंपेनियनशिप चाहिए, इसलिए वो कर रहा है। आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो भी आपको कंपेनियनशिप मिल जाए। यानी कंसेप्ट एक है कि आपको चाहिए क्या? संगत चाहिए। कहाँ-कहाँ से मिल रहा है? शादी से मिल रहा है, दोस्तों के साथ रहने से मिल रहा है, ठीक है? कुत्ता पाल लिए हैं उससे मिल रहा है, ठीक है? यानी कि जो हमारा एक कंपेनियन, एक फंक्शन है, उसके अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर से आपको मिल जा रहा है, ठीक है? आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे, जो हमारे मर्टन हैं और जो हमारे पार्सन्स हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिज़न क्या है देखिए। पार्सन, जो हमारे टालकट पार्सन हैं, इन्होंने हमारे ग्रैंड थ्योरी दिया था। तो जो हमारे ग्रैंड थ्योरी दिया था, उसमें वो कहते हैं कि जो हमारे ग्रैंड थ्योरी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट है ये। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, वो फिजिकल नहीं है, इनटेंजिबल है। जैसे हमारे भावनाएं होंगे, विचार होंगे, है ना? और ये क्या होता है, हमारा कंप्रिहेंसिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि व्यापक सैद्धांतिक ढांचा होता है, ठीक है? जिससे हम सोसाइटी को समझा सकते हैं, है ना? मर्टन बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे कि मिडिल रेंज थ्योरी लेके आएंगे, ठीक है? मिडिल रेंज थ्योरी एज अ गैप रहेगा, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट हैं और जो हमारे इंपेरिकल हैं, उन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालेंगे, उससे हम सोसाइटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ये कहते हैं कि जो सोसाइटी में है ना? वो सिर्फ फंक्शन पे फोकस करता है, कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो बस फंक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है? डिसफंक्शन के बारे में पार्सन साहब नहीं बताएं। लेकिन मर्टन साहब कहें कि कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है, वो फंक्शन भी काम करेगा
ठीक है, पॉजिटिव भी, और डिसफंक्शन भी काम करेगा, उसका नेगेटिव भी है। जैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या है, फंक्शन है कि इफिशियंसी बढ़ाएगा, लेकिन डिसफंक्शन यह है कि उसमें लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, ठीक है, रिजिडिटी है, तो उसके बारे में भी हम पढ़े हैं, जो बताया गया है। मर्टन बोलते हैं कि ये जो चीज़ें सोसाइटी पे है, ये हमारा एम्पिरिकल होनी चाहिए, इफेक्ट पे होनी चाहिए, डाटा पे होने चाहिए, है ना, साक्ष्य मिलने चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हम समझेंगे सोसाइटी को, ठीक है, लेकिन मर्टन साहब कहते हैं कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल पे समझेंगे सोसाइटी को। और उन्होंने इसीलिए मिडिल रेंज थ्योरी लेके आया, जो गोल और मीन्स का जो है गैप, एनोमी, वो सब सारे कॉन्सेप्ट लेके आए और समझाने की वो कोशिश की है, ठीक है। तो ये था आपके मर्टन साहब के सारे कंसेप्ट, ठीक है, जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया है आपको, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको मैं ट्रिक बताया हूँ, जैसे आप देखेंगे कि अ, जो भी ट्रिक आपको दिया हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पोर्शन, इसको आप बड़ा कर लेंगे, आप जूम जूम आउट कर लीजिएगा, जूम इन, तो आपको आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें हैं, है ना। और जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आप प्लीज़ इसका नोट्स बनाइए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, ठीक है, विश्वास मानिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आर के मर्टन के, उसको बहुत आसानी से आप करके कर ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आर के मर्टन साहब के बारे में बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सोशोलॉजिकल थॉट के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।